हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी जागरण में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपकी परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी एकदम जोरों पे होगी और आप रिवीजन के मोड पे होंगे इस समय। तो उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि आज जो वीडियो हमारा, तो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ होती हैं, इनसे प्रत्येक वर्ष एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो उन्हीं इम्पोर्टेंट अनुसूचियों को हम आज देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, जो पहली अनुसूची है वह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में है। दूसरी वही देखा जाए तो जो वेतन भत्ते होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं, उनसे संबंधित प्रावधान होते हैं। अब यह दूसरी अनुसूची के तहत जो वेतन भत्ते हैं वो किनके किनके होते हैं ये भी पूछ देता है। कूट में करके दे देता है या मिलान में करके दे देता है या कुछ किसी किसी माध्यम से पूछता ही है। तो आप देखेंगे पहले राष्ट्रपति के वेतन भत्ते से संबंधित बात की है, राज्यपाल जी के, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और जिन जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं उनके सभापति और उपसभापति की बात की है। ठीक है। और वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनके संदर्भ में है। ठीक। और कैग जो होते हैं भारत और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उनके वेतन भत्ते की बात की गई है दूसरी अनुसूची में। ठीक। अब वहीं हम तीसरी अनुसूची देख लें। तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ ग्रहण की बात करता है। ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा कूट करके कुछ क्वेश्चन दे देता है, जैसे कि राष्ट्रपति दे देगा, उपराष्ट्रपति दे देगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है वह आर्टिकल जो है भारतीय संविधान का वह 60 है, यानी 60। और वहीं उपराष्ट्रपति के संदर्भ में 69 जो आर्टिकल है वो बात करता है शपथ ग्रहण की। तो हम देख लेते हैं तीसरी अनुसूची के तहत किन किन लोगों के शपथ ग्रहण की बात की गई है। तो पहला है संघ के मंत्री। ठीक। और दूसरा है संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी। और तीसरा है संसद के सदस्य। और चौथा देखेंगे यही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक। और कैग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और राज्य के संदर्भ में राज्य मंत्री जो हैं वो हैं। और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित के लिए अभ्यर्थी और राज्य विधानमंडल के सदस्य। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा निर्वाचन, तो ये हम बताना चाहेंगे जो निर्वाचित होते हैं उनके लिए है ये। और ये जो आप देखेंगे 8वीं है, ये जो मान लीजिए कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में भी बात हो रही है। ठीक है। अब यहाँ 9वें पे है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक। तो आप देखेंगे दूसरा जो अनुसूची है वो वेतन भत्ते से संबंधित है, और तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ ग्रहण से। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसको कहीं ना कहीं देता रहता है। ठीक है, कोर्ट में भी करके देता है। अब हम देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी जो अनुसूची है आपका वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। यहाँ ध्यान देंगे आप, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, यही लोकसभा दे देगा या संसद दे देगा तो आप थोड़ा सा यहाँ पे समस्या हो जाएगी, इसलिए आप याद रखेंगे यहाँ राज्यसभा के सीटों के आवंटन के कॉन्टेक्स्ट में है। अब वही पांचवी अनुसूची देखा जाए तो पांचवी अनुसूची जो कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में है। ठीक है। ये ये पांचवी और छठवीं अनुसूची भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब छठवीं अनुसूची देखते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में उपबंध करता है। ठीक है। ये दोनों भी अनुसूची जो है पांचवी और छठवीं काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। पांचवी हम फिर से दोहरा दें, पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में बात करता है नियम। और छठवीं अनुसूची जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी 4 जो राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। ठीक है। अब वहीं सातवीं अनुसूची जो है वो शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है राज्य और केंद्र के मध्य, तो या उन ठीक है तो उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में तो देखेंगे जैसे संघ सूची है, इसमें राज्य सूची है, समर्थ सूची है, ये है। ठीक है। अब फिर देखेंगे हम आठवीं अनुसूची जो है वह भाषा के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है। तो मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में ये कुल 22 भाषाएं हैं जो इस प्रकार हैं: असमिया, बांग्ला,
बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, यहाँ देखिए संस्कृत भी है, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, उर्दू भाषा भी है। अब यहाँ हम देखेंगे सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत लाया गया था। अब वहीं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो आपका 71वां संविधान संशोधन है 1992 उसके तहत लाया गया था ऐसे। और फिर देखेंगे हम बोडो और डोंगरी और मैथिली और संथाली को 2003 में जो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा जोड़ा गया था। और 2011 में उड़िया का नाम चेंज करके ओडिया किया गया। ठीक, अब यहाँ आपने एक नोटिस किया होगा कि इंग्लिश जो है भाषा इसमें नहीं है 22 भाषाओं में। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लिश है, दे देता है, बच्चे नॉर्मल समझते हैं कि हाँ सर्वोच्च न्यायालय की भाषाएं भी इंग्लिश में की जाती हैं, उसमें भी जो सारी चीज़ें हैं लगभग सारी जो प्रशासनिक चीज़ें वो इंग्लिश में होती हैं। तो आप सोचेंगे कि हाँ 22 भाषाओं में इंग्लिश है, जो कि नहीं है। ठीक है, और हम देखेंगे इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, नमक BDMS करके है। ठीक है, जैसे न से नेपाली हो गया, म से मणिपुरी हो गया, क से कोंकण हो गया, नमक हो गया, और BDMS से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली हो गया। ठीक, अब हम आते हैं 9वीं अनुसूची। ये काफ़ी डिस्प्यूटेड और काफ़ी चर्चा में रहने वाला अनुसूची है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, जो कि पहला संविधान संशोधन जो हुआ था हमारा, ठीक है, उसके तहत इसको शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें ये है क्या एक्चुअली में कि इस अनुसूची के तहत इनमें शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, यह शब्द है इंगित कि इनमें निहित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक, इसी के तहत देखेंगे हम भू सुधार और जिम्मेदारी आदि प्रणाली के उन्मूलन हेतु इसमें संबंधी जो प्रावधान था उसमें डाला गया था। मूलतः इसमें 13 थे, परंतु अभी इसमें 282 हैं, ध्यान देंगे आप। लेकिन अब आप यहाँ ये देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में अपने एक केस में निर्णय दिया था कि 24/1975 कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, क्वेश्चन दिया जा सकता है इसमें। ठीक, अब यहाँ दिया सकता है, क्या वर्तमान में ऐसा किया सकता नहीं, तो इसका ये मतलब हो गया कि 24 अप्रैल 1975 से पहले जो होंगे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, लेकिन 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी इसमें शामिल होंगे उनकी समीक्षा क्या इसमें डालने योग्य है या नहीं है, इस कॉन्टेक्स्ट में सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा कर सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं बात 10वीं अनुसूची की करते हैं। तो 10वीं अनुसूची कहता है दल बदल जो कानून होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में है। अब इसको शामिल कब किया गया था, तो 52 जो अमेंडमेंट था उसको शामिल किया गया था। ये अमेंडमेंट जो किया था 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम 11वीं अनुसूची देखते हैं, इससे आप परिचित होंगे। इस अनुसूची से बार बार क्वेश्चन आता है। जो पंचायती राज है हमारा 11वीं अनुसूची में है, और 12वीं अनुसूची देख लिया जाए तो नगर पालिकाएं जो हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में है। तो दोस्तों हमने टोटल 12 जो भी अनुसूची है, शेड्यूल है, वो देखा। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिवाइंड करा दे आपको। तो जो देखेंगे हम, पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में है। ठीक, दूसरी अनुसूची जो है वेतन भत्ता है। तीसरी अनुसूची है शपथ ग्रहण है। चौथी अनुसूची है राज्यों के साथ ही प्रदेशों में राज्यों के सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची जो कहता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संदर्भ में है। 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संदर्भ में। 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्र राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है उसके कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, अब 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची इनमें निहित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 10वीं अनुसूची आप देखेंगे दल बदल है, और 11वीं अनुसूची पंचायती राज है, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका है। तो दोस्तों ये हमारी टोटल 12 अनुसूची कंप्लीट हुई। इससे आप देखेंगे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा
किसी भी एग्जामिनेशन में, वो आर हुआ, बीपीएससी हुआ या पीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ, इससे आना होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।